Hello everyone, welcome to Chetan Bharat Learning. We have already conducted 2 classes for the essay module. Now this is going to be the 3rd class. इसके बाद आपकी एक और क्लास होगी essay module में. उस क्लास में हम बात करेंगे essentially philosophical essays कैसे लिखने हैं, conclusion कैसे देना है, और उसके बाद आफ्टर दी 4 क्लासेस 2 हो चुकी हैं, 3rd ये और 4थी जो नेक्स्ट होगी, उसके बाद हम एसेज लिखना स्टार्ट करेंगे बहुत सारे टॉपिक्स पे. हम आपको माइंड मैप्स बनवा के देंगे फ्रॉम प्रिटी ऑब्वियस टॉपिक्स लाइक यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिवर्सल बेसिक इनकम, जीएसटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टू सम सीरियसली फिलोसफिकल इश्यूज जो आपके एग्जाम में अब आने लगे हैं, स्पेशली सिविल सर्विसेज यूपीएससी में. आई एम प्रिटी श्योर कि अगर आप इस मॉड्यूल को फॉलो कर रहे हैं और इससे पहले अगर आप लिखने में स्ट्रगल कर रहे थे, लेट्स से इफ़ यू वर स्ट्रगलिंग टू राइट अ गुड ऐसे, आपको इंट्रोडक्शन नहीं समझ आ रहा था कैसे लिखा जाए, या कंक्लूजन या बॉडी, या फिर आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं करनी आ रही थी कि दैट राइट आई हैव रेड इनफ अबाउट एवरीथिंग बट आई जस्ट डोंट नो हाउ टू कलेक्ट माई पॉइंट्स इन सच अ वे दैट आई कैन प्रेजेंट देम इन अ रीजनेबल प्रेजेंटेबल मैनर. तो वो सब चीज़ों में आपको इस मॉड्यूल से हेल्प हो रही होगी. नाउ अभी तक हमने क्या किया इस मॉड्यूल के अंदर, क्विकली अगर हम देखें, हमने स्टार्ट किया था कि हमारे पर्पस ऑफ एसे के बारे में हमने फर्स्ट क्लास में बात की थी. ये सारी चीज़ें 2 छोटी छोटी वीडियोस में कवर हुई हैं, आप हमारे चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं. सेकंड, आई टोल्ड यू दैट व्हाइल राइटिंग एनी एसे इट शुड बी क्लियरली ओजिंग आउट दैट यू हैव अ टिपिकल टेम्परामेंट ऑफ अ सिविल सर्वेंट. तो उसमें आपके ऐसे में आपका जो व्यू पॉइंट है थोड़ा पब्लिक स्पिरिटेड हो, आप कंट्री के असेंशियल जो कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट है उससे आपकी एक लॉयल्टी नज़र आ रही हो, एंड देन थिंग्स लाइक दैट. एंड देन वी स्पोक अबाउट क्लैरिटी ऑफ थॉट. ये नहीं है कि किसी भी टॉपिक के आपने प्रोज बता दी और कॉन्स बता दी, मेरिट्स बता दी, डीमेरिट्स बता दी, एंड दैट्स इट. वो तो कोई भी बता देगा. योर एसे ऑल्सो मस्ट हैव अ वर्केबल practicable solution conclusion so that you don't leave it ambiguous, you don't leave it confused कि आप ऐसे नहीं साउंड कर रहे हो कि यार अब ठीक है आपको मेरिट्स पता लग गई, डीमेरिट्स पता लग गई इस बच्चे को, और उसके बाद ये बच्चा कंफ्यूज्ड है. ऐसा नहीं होना चाहिए. देन वी स्पोक अबाउट राइटिंग स्किल्स कि किस तरह से आपको अपने एक्सप्रेशन को इम्प्रूव करना है. छोटे छोटे हमने टिप्स पे दिए थे आपको, वो एग्जामिनर को पढ़ने में जो ऐसे इजी लगेगा. होता क्या है कि आपने लाइफ में एक ऐसे लिखना है लेकिन एग्जामिनर ने तो हंड्रेड्स ऑफ एसेज पढ़ने हैं. सो कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप इनकलकेट करते हो तो यू एंड अप राइटिंग गुड एसेज. देन वी स्पोक अबाउट प्रेजेंटेशन एंड देन वी टॉक्ड अबाउट लर्निंग फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, एंड ये सब चीज़ें बस आपको एक क्विक रिकैप पहली 2 वीडियोज़ में हमने डिस्कस की है. फिर आई गेव यू एन एग्जाम्पल कि पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड के बच्चे भी कई बार क्या कर देते हैं, ऐसे ही सेलेक्ट अच्छा नहीं किया, इंस्टेड ऑफ राइटिंग ऐसे ऑन नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, इंस्टेड ऑफ राइटिंग एसेज ऑन बॉर्डर डिस्प्यूट्स, वो बच्चे वो वाला ऐसे चूज़ कराते हैं जो उनके लिए कुछ उनको स्पेशल एडवांटेज ही नहीं है. सिमिलरली सोशियोलॉजी वाले बच्चे, सिमिलरली पबेड वाले बच्चे, आप सब बच्चों को ये देखना है कि जो आपको ऑप्शंस दी गई हैं एसेज में, आपको किस चीज़ के बारे में ज़्यादा आता है, कौन सा ऐसे है जिसके बारे में आपको यू मे नो व्यूज़ ऑफ 10 मोर थिंकर्स कंपेयर टू एन ऑर्डिनरी स्टूडेंट, दूसरे स्टूडेंट्स हैं. तो यू हैव टू प्ले टू योर एडवांटेज. देन वी टॉक्ड अबाउट डाइसेक्शन ऑफ द टॉपिक को हमने जैसे हमने किया था एक टॉपिक कस्टमरी मोरालिटी के ऊपर, तो हमने इसको करके देखा था. एंड देन लास्ट क्लास हमने कंक्लूड की थी ऑन ओरिजिनलिटी एंड क्रिएटिविटी के ऊपर. नाउ इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ब्रेनस्टॉर्मिंग. ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके एसे का. व्हाट इज़ ब्रेनस्टॉर्मिंग? बस आपको पता है जब 4 लोग बैठ जाते हैं और नए नए आइडियाज़ निकल के आ रहे होते हैं, उसी को ब्रेनस्टॉर्मिंग बोलते हैं. द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग अ होस्ट ऑफ आइडियाज़ इन क्विक सक्सेशन. नाउ अब यहाँ पे आपने क्या करना है, आपको एसे का टाइम मिला, चलो जी आपने सेलेक्ट कर लिया एक ऐसे कि ओके आई एम गोइंग टू राइट ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक. अब आपने करनी है उसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग. अब इस स्टेज पे हम आपको रेकमेंड करेंगे कि यू लेट द आइडियाज़ कम. चाहे आइडिया आपको इस स्टेज पे कितना भी absurd लग रहा हो, आइडियलिस्टिक लग रहा हो, आउटराइटली स्टूपिड भी लग रहा हो, इस समय यू डोंट कंट्रोल योर माइंड, यू लेट योर माइंड फ्रीली मैन्युफैक्चर द आइडियाज़. इस समय आपने जज नहीं करना है. ठीक, जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन बोलते थे ना कि इफ़ एट फर्स्ट स्टेज एन आइडिया इज़ नॉट absurd
देन देयर इज़ नो होप फॉर इट। तो शुरू में आपको हर एक आइडिया एब्सर्ड लग सकता है, आपको आने देना है सारे आइडियाज़ को कि मैं जिस भी टॉपिक पे ऐसे लिख रहा हूँ, एवरीथिंग देन एंड एनीथिंग आई कुड थिंक ऑफ, वो मैंने यहाँ पे रफली लिख लिया। वंस यू हैव ऑल द आइडियाज़ नोटेड डाउन, से आपके दिमाग में 25 आइडियाज़ आए, आपने 25 के 25 को नोट कर लिया। नाउ व्हाट? नाउ आप उनकी मार्किंग भी कर सकते हो, ठीक, किसे मैंने आइडिया नंबर 1, आइडिया 2, आइडिया 3, इस तरह से आपने 25 आइडियाज़ लिख लिए। यहाँ पे अब आप सेलेक्ट करोगे कि विच आर द गुड वंस एंड यू विल रिजेक्ट द बैड वंस। अब कैसे पता लगेगा कि कौन सा आइडिया गुड है, कौन सा आइडिया बैड है, कौन सा आइडिया मैं अपने एस्से में लिखूं, कौन सा ना लिखूं? अब आप किसी टॉपिक के ऊपर एस्से लिख रहे हो, आपको पता लग गया कि ये किस टाइप का एस्से है, इसमें मेरे को कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट करना है, मान लो। और कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट का एग्जांपल से साइंस के बारे में ऐसे आता है कि बून और बेन और समथिंग लाइक दिस, अभी हम देखेंगे। आपको कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट करना है। मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर ऐसे आता है, नहीं, ओवर डिपेंडेंस ऑफ मोबाइल फ़ोन्स इन लाइक डे टू डे लाइफ। अब आपने 20 पॉजिटिव्स लिख दिए, 20 नेगेटिव्स आपने लिखे हुए हैं। अब कुछ आपको पता लगता है कि यार ये ना मेरे पॉइंट्स जो हैं ये इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, इनसे ना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ये एवरेज सी चीज़ है, ये सिर्फ मोबाइल फ़ोन्स के लिए ट्रू नहीं है, ये तो मैं 100 चीज़ों के बारे और बोल सकता हूँ। दूसरी चीज़, आपको पता है कि यार आपके पास वर्ड लिमिट है। मान लो आपके पास अगर 10 अच्छे आइडियाज़ हैं भी, और आपको पता है कि आपके पास इतनी वर्ड लिमिट है दैट यू कैन ओनली प्लेस 7 आइडियाज़। सो द वंस विच आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू यू, आपको खुद को ही वो ऐसे नहीं लग रहे हैं कि यार ये बहुत इम्पैक्टफुल पॉइंट्स हैं, तो यू हैव अ लिमिटेड वर्ड लिमिट, अ लिमिटेड टाइम एलोकेशन एट योर डिस्पोजल। उसको ध्यान में रख के आपने क्या करना है, सबसे पहले सेलेक्ट कर लेना, ये आइडिया, ये आइडिया, ये आइडिया, इसको रिजेक्ट कर देता हूँ, इसको नहीं लिखता, इसको नहीं लिखता। इस तरह से आपने पहले सिलेक्शन कर ली। सबसे पहला प्रोसेस था सभी आइडियाज़ आने दिए। दूसरा प्रोसेस था फिर उसके बाद आपने उसको सेलेक्ट किया कि अच्छे आइडियाज़ कौन से हैं और बुरे आइडियाज़ कौन से हैं। बुरे का मतलब क्या है कि वो जो एग्ज़ाम में मुझे नंबर नहीं दिलवाएंगे, या इतना लंबा सेंटेंस भी लिखूंगा और बात भी नहीं बनेगी, इससे अच्छा इसको रहने देता हूँ। Now that you have selected those ideas which can be written in the exam, now what? Third stage is sequencing. अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। सीक्वेंसिंग का मतलब क्या है? बहुत सारे बच्चे अपना एस्से लिख के आते हैं और उसके बाद मान लो मैं या कोई भी पर्सन जो उनका एस्से चेक कर रहा है, सभी के लिए ट्रू है ये, वो बोलते हैं अरे वो पॉइंट क्या है, ये पॉइंट क्या है, तो वो कहीं से ढूंढ के दिखा देते हैं कि ये देखो लिखा हुआ है। ये सच में होता है। हम बच्चों को जब फीडबैक देते हैं, और आप भी अगर आप कहीं पे भी एस्से का मॉड्यूल लगाएंगे और आप चेक करवाएंगे अपना एस्सेस, तो आपके साथ भी ये हो सकता है कि आप अपना एस्से जब उनको दिखाओगे, वो आपको 10 पॉइंट्स लिख के देंगे कि ये नहीं लिखे हुए, और आप उनको दिखा पाओगे ये देखो मैंने लिखे हुए हैं, कहाँ, कहीं छुपा के, कहीं कोने में। सीक्वेंसिंग नहीं हम ठीक कर पाए। सो करना क्या होता है, वंस द आइडियाज हैव बीन सेलेक्टेड यू हैव टू सीक्वेंस देम इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी एज वेल एज इन द ऑर्डर ऑफ प्रेजेंटेशन। वो निकल के भी अच्छे से आने चाहिए। सो ये 3 चीज़ें हमें आज देखनी है कि ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हुए, अभी जल्दी से 10 मिनट का टॉपिक है ये वाला छोटा सा, ये जल्दी से हमने देखना है कि ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी कैसे है, उसके बाद आइडियाज़ कैसे आएंगे हमारे पास, उनको सेग्रीगेट कैसे करना है, एंड वंस दे आर सेग्रीगेटेड हाउ टू प्लेस देम इन अ वे दैट एग्जामिनर को बहुत अच्छा फ्लो बन के आए एग्जामिनर के लिए, वो जब आपका ऐसे पढ़ रहा है। तो सबसे पहली बात आती है ब्रेनस्टॉर्मिंग की, ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे करनी है। कई बार बहुत बच्चे ये बात बोलते हैं, कहते हैं कि हमारे सामने एक टॉपिक होता है, आता सा तो होता है टॉपिक के बारे में, बट उसके बारे में मैं 100 वर्ड्स लिख दूंगा, 150 वर्ड्स लिख दूंगा। फंडामेंटल ड्यूटीज़ के ऊपर या उससे रिलेटेड आपको कोई ऐसे आता है, अब आप लिखोगे पीपल शुड फॉलो फंडामेंटल ड्यूटीज़, दैट्स इट। यू नो व्हाट आई एम सेइंग कि होता क्या है कि हमारे पास 2000 वर्ड्स नहीं बन रहे होते, तो उसके लिए हमने आज थोड़ी सी बात करनी है। जैसे एक एग्जांपल हम लेंगे, यूपीएससी में ये ऐसे आया था, कस्टमरी मोरालिटी कैन नॉट बी अ गाइड टू मॉडर्न लाइफ। पहले तो एक बेसिक सी ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होती है, हु, वाई, हाउ, व्हाट, व्हेन एंड सो ऑन। इफ यू कीप ऑन आस्किंग दीज क्वेश्चंस विद रिस्पेक्ट टू द स्टेटमेंट दैट द एग्जामिनर इज गिविंग यू, आपके बहुत सारे पॉइंट्स तो वहीं से निकल के आएंगे। फॉर एग्जाम्पल यूपीएससी ने ऐसे दिया, कस्टमरी मोरालिटी कैन नॉट बी अ गाइड टू मॉडर्न लाइफ।
अब मुझे इसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है। सबसे पहले मैं देख सकता हूँ व्हाट इज मोरालिटी, फिर नाउ व्हाट इज कस्टमरी मोरालिटी, व्हाट इज लाइफ, व्हाट इज मॉडर्न लाइफ, हाउ इज मॉडर्न लाइफ डिफरेंट फ्रॉम अ ट्रेडिशनल लाइफ, why we as a society tend to get guided by customary morality in first place, and why is this inappropriate, why that shouldn't be the case, why what should be the right approach to guide a modern life. Okay, if अगर वो एग्जामिनर आपको स्टेटमेंट दे रहा है कि that customary morality can not be the guide, then what should be the right approach and how can that right approach guide people to lead a modern life. अब आप सोचो कि अगर मेरे पास में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मेरे पास इस तरह के सवाल आ जाते एक स्टेटमेंट से रिलेटेड, और मेरे पास कुछ ऑप्शन ही नहीं थी। मान लो ये मेरा फेवरेट टॉपिक नहीं था। इन एन आइडियल वर्ल्ड ये वो स्टेटमेंट है जिस पे मेरे को ऐसे नहीं लिखना चाहता था मैं, बट बाकी तो मुझे बिल्कुल ही नहीं आ रहे थे। या इस बार यूपीएससी ने डिसाइड किया कि यार एक ही टॉपिक देंगे, मान लो। अब अगर मैंने ये 10 सवाल अपने आप को पूछ लिए, आप और 2 बना सकते हो, और मैं हर एक सवाल के ऊपर 100 वर्ड्स लिखता हूँ, तो भी वर्स्ट केस सिनारियो में मेरे साथ में ये तो नहीं होगा ना कि मैं 1000 वर्ड्स लिख ही नहीं पाया, मुझे पता ही नहीं लिखा कि मैं लिखूँ क्या। यू अंडरस्टैंड? तो सबसे पहली तो ये वाली चीज़ है। अब दूसरी बात कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग से रिलेटेड मैं बताना चाहता हूँ आपको। वैसे तो आपको रीजनेबल टाइम मिलता है एग्जाम में कि कितनी देर आपने ऐसे को देनी है, इसको ये आप इजीली प्लान कर सकते हो। फिर भी कुछ सजेशन जो मैं ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए आपको दूंगा। सबसे पहला, सेट अ टाइम लिमिट। अब ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। से मान लो आपको ऐसे आया टूरिज्म के ऊपर, आपको लगता है हाँ इस पे तो मैं कर दूंगा, मैंने बहुत योजनाएं पढ़ी हैं, कुरुक्षेत्र में पढ़ा था एग्रीकल्चर टूरिज्म, दिस टूरिज्म, योजना में पढ़ा था मेडिकल टूरिज्म पे कभी कुछ आया था, कहीं और कुछ और, कहीं और कुछ और। नाउ आपको आता तो है पर बड़ा रैंडम दिमाग में 100 ख्याल है। तो आपने क्या किया, आप पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग करने लगे। टूरिज्म, व्हाट, व्हेन, हाउ, व्हेन, ये सब लिखने के बाद टाइप्स, उसमें सारा एनी एब्सर्ड आइडिया, कहाँ पे, व्हाट कैन बी, कौन से शहर को इंडिया का लास वेगास बना सकते हैं, कौन से शहर को इंडिया का से मान लो पेरिस बना सकते हैं, देन सो ऑन। जो भी आपने लिखना आपने लिख लिया। देन यू सेग्रीगेट, सेलेक्ट गुड वंस एंड रिजेक्ट बैड आइडियाज़। देन थर्ड थिंग, अब आप उनको सीक्वेंस करते हो। ये जो सारी चीज़ आपने करनी है, इसके लिए आप एक टाइम लिमिट सेट कीजिए। ये नहीं है कि पौना घंटा हमारी ब्रेनस्टॉर्मिंग ही चली जा रही है। ये भी नहीं है कि बस एज यू गो आप आंसर लिखते रहे, कि आपने एकदम ऐसे लिखना शुरू कर दिया और यू आर राइटिंग पॉइंट्स वाइल यू आर रीडिंग, वाइल यू आर thinking and writing both at the same time. That is not advisable either. So a 10% of your time, अगर आपको से मान लो 1.5 घंटा मिल रहा है, तो 15 मिनट आप अच्छे से सोच लीजिए, ताकि अगले 1 घंटा 15 मिनट आप बहुत फ्लो में लिख पाओ। And begin with the target problem. Why? Because it is very common to lose track of the problem with new ideas. क्या होगा, मैं भी अगर आपको बोलूँ, मान लो मैं आज किसी चीज़ के बारे में लिखना शुरू करता हूँ, आत्मनिर्भर भारत के ऊपर मैं लिखना शुरू करता हूँ बिना सोचे। पहले 10 मिनट में मेरे दिमाग में एक आइडिया आएगा, 28वें मिनट तक पहुँचते पहुँचते दूसरा कोई और आइडिया आ गया, 38वें मिनट तक अनदर, एंड 1 आवर तक अनदर। तो होगा क्या कि एक जो सूत्र में बांधना जिसको बोलते हैं, दैट your entire essay is weaved in a beautiful harmonious way, कि ऐसे एग्जामिनर उसको फ्लो कर पा रहा है, वो नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आपने पहले सोच रखा है अच्छे से 15 मिनट लगा के, then there is great likelihood that you will not lose the track of the problem with the emergence of new ideas, because you have already thought of a number of ideas. Therefore it is very very important to define problem प्रिसाइसली, कि यार ये क्या जो इशू आया है मेरे सामने, जिस भी टॉपिक के ऊपर मैं लिख रहा हूँ। से मान लो आपको ऐसे आ गया इंडिया में एडोलेसेंट हेल्थ ऑफ वुमेन के ऊपर, आज 8 मार्च है, नेशनल वुमेन डे है इंटरनेशनल। तो लेट्स से आपको ये आ गया, तो आपको अच्छे से ब्रेनस्टॉर्मिंग आपने की हुई है, आप लूज़ नहीं करोगे ट्रैक। सो प्लान योर गोल एंड स्टे ऑन द टॉपिक। पहली चीज़ आपको ये करनी है। दूसरी चीज़ ये करनी है। तीसरा, तो पहली हो गई टाइम लिमिट, दूसरा क्या है, अच्छे से आपने टारगेट प्रॉब्लम के साथ स्टार्ट करना है। तीसरा,
रिफ्रेन फ्रॉम वेरी स्ट्रॉन्ग जजमेंट और हार्श क्रिटिसिज्म। ये हमने इन जनरल ये देखना है, कोई भी इशू है पॉवर्टी से लेके और एजुकेशन, लैक ऑफ एजुकेशन और लैक ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सो ऑन, या से इवन डीमोनेटाइजेशन भी अगर की सरकार ने, डीमोनेटाइजेशन पे आप कन्विंस्ड हो कि लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, आई वुड सजेस्ट दैट इट what you as an IAS aspirant, you shouldn't like put the entire blame on one person or one institution or one body. आप उसको भी आप बहुत सलीके से रख सकते हो उस चीज़ को. So try not to be negative about any solution. Think constructive. Refrain from very strong judgment or very very harsh criticism. Of course, let's say मान लो कुछ चीज़ें obvious हैं, जैसे इंडियन जुडिशल सिस्टम इज टार्डी. ठीक, हमारे जुडिशल सिस्टम में क्या होता है, एवरेज अगर हम देखें यूएसए कनाडा वगैरह में, इट टेक्स अबाउट 6 to 10 months फॉर अ पर्टिकुलर टिपिकल केस टू गेट डिस्पोज्ड ऑफ. हमारी कंट्री में एवरेज अकॉर्डिंग टू ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल 8 से 10 साल एक एवरेज कोर्ट केस में लगते हैं. क्लियर? अब ये अगर आप ये लिखते हो कि हमारी कंट्री में कोर्ट केसेस में लोगों को समय लग जाता है बहुत ज़्यादा, तो आपने किसी का कोई हार्श क्रिटिसिज्म नहीं कर दिया, ये एक हार्श रियलिटी है, फैक्चुअली करेक्ट चीज़ है. पहली चीज़, अगर आपको लगता है कि हमारी कंट्री में जुडिशल रिफॉर्म्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप कुछ गलत नहीं लिख रहे हो. अकॉर्डिंग टू ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल्स परसेप्शन रिपोर्ट फ्यू ईयर्स अगो इट केम आउट, इट सेड दैट इंडियन जुडिशरी इज द सेकेंड मोस्ट करप्ट इंस्टीट्यूशन इन इंडिया अकॉर्डिंग टू देयर परसेप्शन इंडेक्स आफ्टर आई थिंक पुलिस. If you're writing something like that and you're quoting Transparency International's report, that is not something जो आपने क्यों लिख दिया, ये क्या बात बनी. Problem is, जब आप लिख दो जज चोर है, जज पैसे खाते हैं, जज ये जज वो, नाउ अब आपने इंडियन जुडिशल सिस्टम के जो भी प्रॉब्लम्स हैं सारी की सारी आपने वो लॉर्डशिप के ऊपर डाल दी. ठीक है, वो ये आपके पास क्या प्रूफ है भाई. ठीक, बट इसी चीज़ को अगर आप स्ट्रक्चरली लिख के आओ कि इंडियन जुडिशल सिस्टम बहुत टार्डी है एंड अकॉर्डिंग टू ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट ग्रैंडफादर जो है वो केस इंडिया में फाइल करते हैं, बेटे लड़ते हैं और पोते उस केस को विड्रॉ करते हैं. आर्य समाज केस था दिल्ली का, 36 ईयर्स तक चलता रहा, उसको कोट करके उन्होंने ऐसा लिखा था. एनीवेज, तो अब आप उसमें जब आप बोलते हो कि यार यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ पे है, और फिर आप सभी स्टेक होल्डर्स के लिए कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देते हो. फॉर एग्जांपल अगेन इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हैं जुडिशियल को ही, से आप बोलते हो कि से गवर्नमेंट को क्या करने की ज़रूरत है, ज़्यादा नेम्स अप्रूव करके मोर हायरिंग करने की ज़रूरत है. ये जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन वाला जो ICT इंफ्रास्ट्रक्चर है, टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की ज़रूरत है. सिमिलरली लॉयर्स को एक कुछ और करने की ज़रूरत है, बार काउंसिल को अपने हिसाब से कुछ और करने की ज़रूरत है, जजेस के हिसाब से एक अलग कुछ करने की ज़रूरत है. तो आप धीरे धीरे एंड वी एज लिटिगेंट, या गवर्नमेंट के केस में आप बोल दो कि यार सबसे बड़ा लिटिगेंट इंडिया में सरकार है, तो इंडियन गवर्नमेंट नीड्स टू बी केयरफुल अबाउट दिस थिंग एज वेल. सिमिलरली सुप्रीम कोर्ट इंडिया में मान लो बहुत ज़्यादा स्पेशल लीव में केसेस उठा लेती है नीचे से 30-40% के आसपास, तो ये सब चीज़ें ना हो. तो अब क्या है कि आपने ये तो अभी भी बोला कि यार जुडिशल सिस्टम में प्रॉब्लम है, क्योंकि वो है, तभी तो वैसे आया आपको पेपर में. बट आपने सारी प्रॉब्लम्स के लिए किसी एक इंस्टीट्यूशन को अनड्यूली स्ट्रॉन्ग होके बहुत हार्शली आपने सारा ब्लेम उन पे नहीं डाला. एंड दैट इज़ ट्रू फॉर द पॉलिटिशियंस एज वेल, फॉर पुलिस, फॉर पीपल, फॉर एवरीवन. ओके, नाउ आई होप आप समझ पा रहे हो थोड़ा सा. ऐसी चीज़ें हम कर जाते हैं, वी टेंड टू गेट कैरिड अवे, वी आर नॉट सपोज टू. देन जब आप ये सब चीज़ें तब की हैं बच्चे जब ब्रेन स्टॉर्मिंग है, ये लिखने के बाद की नहीं. मैं बोल रहा हूँ कि जब हम ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहे हैं उसी समय आपने बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स नहीं लिख लेने जहाँ पे किसी को भी लगे कि यार ये सब दिस पर्सन हैज़ अ पर्सनल बायस से इन फेवर ऑफ समबडी और लाइक पर्सनल दिस पर्सन इज अगेंस्ट अ पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन, ऐसा नहीं लगना चाहिए. देन एट दिस स्टेज, एट द ब्रेन स्टॉर्मिंग स्टेज, एम फॉर क्वांटिटी. फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड ट्राई टू गेट एज मैनी आइडियाज एज पॉसिबल. आप सॉर्टिंग तो बाद में कर ही दोगे कि कौन से आइडियाज़ मेरे सही है कौन से नहीं है. आप ज़्यादा से ज़्यादा आइडियाज़ रखो. क्यों? बिकॉज एक और प्रॉब्लम बच्चों के ऐसे में मैंने क्या देखी है, रेपिटेशन की. वही पॉइंट ऊपर लिखा हुआ है, उसी से नीचे मिलता जुलता पॉइंट नीचे आ गया,
उसी से मिलता जुलता पॉइंट और नीचे आ गया। जैसे छोटे होते बच्चे, कोई एक बच्चा लिखता था मेटल्स आर मेलिएबल, मेटल्स आर डक्टाइल। ऑन द अदर हैंड दूसरा बच्चा लिख देता था मेटल्स आर मेलिएबल एंड डक्टाइल। यू रिमेंबर? तो वही चीज़ है, यहाँ पे भी आपने पॉइंट्स ज़बरदस्ती के ज़्यादा नहीं बनाने। एग्जामिनर के लिए फ्लो अच्छा बना होना चाहिए। वो कैसे होगा? जब सबसे पहले आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग में मैक्सिमम पॉइंट्स लिख लिए, अब यू कंबाइन एंड इम्प्रूव आइडियाज। दिस विल हेल्प यू रिड्यूस रेपिटेशन। आपको पता है कि यार ये एक ही नेचर के मैंने 5 पॉइंट्स लिखे हैं, इन 5 पॉइंट्स को मैं इम्प्रोवाइज करता हूँ, इनके ऊपर इनको इम्प्रूव करके मैं 3 पॉइंट्स बना देता हूँ। वो ज़्यादा मेरी लाइंस में उसको ये नहीं लिखेगा एग्जामिनर को कि हाँ यार अब चेंज भी करो मुद्दा, वही चीज़ आप बार बार लिख रहे हो। यू कीप वन थिंग इन माइंड कि एग्जामिनर का आपके एस्से में या आपके मेंस आंसर में इंटरेस्ट बना रही, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उसके लिए क्या है, यू विल हैव टू गिव एग्जामिनर एनफ नंबर ऑफ यूनिक पॉइंट्स। क्लियर? चले आगे नाउ। तो next thing you are supposed to do is once you've aimed for quantity, you've got as many points as possible, then you combine those ideas and you improve upon those. Okay, at this point only, ये एक चीज़ और मैं मतलब अगेन बच्चों में मैंने नोटिस किया, जो भी मैं मॉड्यूल में पढ़ा रहा हूँ, all of this is a product of like me checking so many essays। मतलब मैंने सब चेक कर करके बच्चों का वहीं से निकाले कि क्या 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 प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, ऑफ कोर्स सर्टेन गाइड्स आर आल्सो देयर। नाउ बच्चे ने सोच लिया कि यार मैंने एस्से में क्या क्या पॉइंट्स लिखने हैं, पर उसने लिखा नहीं कहीं पे कोई फ्लो चार्ट नहीं बनाया। ब्रेनस्टॉर्मिंग भी की 15 मिनट, पर वो ब्रेनस्टॉर्मिंग मन में ही की। ये भी बच्चे करते हैं। उससे क्या होता है, सब सोचा भी, 5 मिनट शायद उन्होंने ब्रेनस्टॉर्मिंग के बचा भी लिए। एक बच्चा जो नोट डाउन कर रहा है ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हुए, उसके 15 मिनट लगे। जो नोट डाउन नहीं कर रहा उसके 8 से 10 मिनट लगे। उसने मन में ही कर लिया सारे ब्रेनस्टॉर्मिंग। बट इसका फ्लो बेटर होगा। वाई? बिकॉज आइडियाज गो एज फास्ट एज दे कम। दिमाग में आइडिया आया था यहाँ पे, फिर लिखते हुए रह गया। फिर ये आइडिया कैसे निकल के आया? 1.5 घंटा जब लिख रहे थे, एकदम से एंड में याद आया, कंक्लूजन लिख लिया, उसके बाद में ऐड कर रहे हैं ऑल्सो। ठीक, थ्रो वैसा पॉइंट कि भाई एग्जामिनर अच्छा सुनो, आप नहीं ऐसे किसी के घर से जा रहे होते हो, जाते जाते गेट पे बोलते हो हाँ एक बात और बोलनी थी, वैसा सा पॉइंट निकल के आता है। तो एकेडमिकली आपके एस्से को थोड़ा वीक कर देता है। वही चीज़ अगर आपने कहीं पे लिखी होगी, आप उसको अच्छे से वेल प्लेस्ड कर सकते हो अपने एस्से के अंदर। ओके, सो नोटिंग डाउन विल हेल्प यू ब्रिंग आइडियाज टू लाइफ एज सून एज द ब्रेनस्टॉर्मिंग इज ओवर। और एक और चीज़ वो चीज़ क्या है कि जैसे हम जब बात भी करते हैं, आपने देखा होगा वो इंडिया वांट्स टू नो एंड दिस एंड दैट, जब भी न्यूज़ चैनल पे भी आप देखते हैं, जब 20 लोग आपस में बात कर रहे होते हैं एक ही टाइम पे, तो किसी को कुछ समझ नहीं आता। वन ऑफ द रीजंस वाई वी डोंट टेक लाइव क्लासेस, हम डेली ही रिकॉर्ड करते हैं क्लासेस, तो हम आपको लाइव ही क्यों नहीं ले लेते? उसका रीज़न भी यही है कि बीच में टीचर पढ़ा रहा होता है, हम देखते हैं बहुत सारे चैनल्स पे टीचर पढ़ा रहा है, बीच में पढ़ाते पढ़ाते हाँ आ रहे हैं इस टॉपिक पे आ रहे हैं ये। इससे अच्छा एक टाइम पे एक पर्सन बोले, बच्चे बाद में डाउट पूछें, फिर हम उनका जवाब देते। सो वन कॉन्वर्सेशन एट अ टाइम विल मेक द होल प्रोसेस मोर ऑर्डरली। सो जब आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे होते हो, even within our mind, we must not jump abruptly from one idea to another. आपको क्या करना है, ये ब्रेनस्टॉर्मिंग वाला प्रोसेस इट कैन नॉट बी स्ट्रेस्ड ऑन इनफ। इस पे जितनी अच्छी ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी पहले 15 मिनट, उतना अच्छा आपका अगला 1.5 घंटा निकलेगा। ठीक, तो आपको क्या करना है, एक पॉइंट लिखा, अच्छे से सोचा उसके बारे में, कुछ इसके सब पॉइंट्स बनते हैं क्या, जल्दी से बुलेट पॉइंट्स बना लिए, फ्लो चार्ट सा बना लिया, फिर दूसरा पॉइंट, फिर तीसरा पॉइंट। क्या क्या कर रहे हो आप ये करते हुए? एक तो आप व्हाट, व्हेन, हाउ, ये सब इस सब चीज़ों के बारे में सोच रहे हो। टाइम लिमिट एक सेट किया 10 मिनट। हार्श चीज़ें नहीं लिख रहे हो, पर क्वांटिटी के लिए एम कर रहे हो। आई मस्ट हैव एज मेनी आइडियाज़ इन माई माइंड एज पॉसिबल एंड एट दिस टाइम यू आर नॉट कंसिडरिंग एनी आइडियाज़ अपसर्ड। क्लियर? अब इस तरह की हमने करनी है ब्रेनस्टॉर्मिंग। अब जो है, अब मैं आपको थोड़े से कुछ टिप्स देता हूँ इंट्रोडक्शन के, कि जब आप एस्से को इंट्रोडक्शन जब आप उसका लिखते हो तो आपको कैसे लिखना है। अगेन
कोई भी परफेक्ट इंट्रोडक्शन नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको कोई इंट्रोडक्शन बता दिया बस आज से आप वही लिखने लग गए। कुछ बेसिक गाइडलाइंस हम आपको बता सकते हैं जो आपको हेल्प करेंगी एक अच्छा इंट्रोडक्शन लिखने में। तो सबसे पहला तो ये है कि इंट्रोडक्शन इज कॉल्ड इंट्रोडक्शन फॉर अ रीजन। यू मस्ट इंट्रोड्यूस द टॉपिक। अब टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने का मतलब ये नहीं है कि आप सीधा डेफिनेशन लिखना शुरू कर दो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर आपको एस्से आया है, क्लियर, या आपको एस्से आया है इंक्रीजिंग रोल ऑफ आईटी के ऊपर। आईटी का विद ओवर इलेक्ट्रॉनाइजेशन ऑफ वर्ल्ड, आपके दरवाजे इलेक्ट्रॉनिक से खुलते हैं, आपका टीवी इलेक्ट्रॉनिक से चल रहा है, आपके पर्दे वर्दे सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक से हो रहा है। अब आप इंट्रोडक्शन में मान लो मूर्स लॉ से आप अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हो कि एवरी डिकेड नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर पर एरिया शेल डबल, जो भी मूर्स लॉ है, ठीक। आप इस तरह से अपना शुरू कर देते हो, आपने इंट्रोड्यूस कर दिया टॉपिक को। यू अंडरस्टैंड। सिमिलरली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे अगर कोई भी एस्से आ रहा है आपको और आपको लगता है कि एलन मस्क की कोई बहुत अच्छी डिबेट आई है, वहाँ से आपको 4 लाइंस मिली हुई हैं, या स्टीव जॉब्स ने कुछ प्रिडिक्ट किया था, या मार्क ज़करबर्ग और एलन मस्क की बहस चल रही है इस इशू के ऊपर, या कोई कंपनी जिसके जो एआई में काम करती है और उसके शेयर्स स्टॉक स्काई रॉकेटिंग गए हैं, तो आप ऐसा कुछ भी ऐसा लिख सकते हो। इंट्रोड्यूस करने का मतलब ये नहीं होता कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज इंटेलिजेंस व्हेन दिस ऑगमेंटेड रियलिटी के ऊपर, आपको वर्चुअल रियलिटी के ऊपर किसी भी चीज़ पे आपको सवाल आ रहा है तो इट डजंट मीन कि आपने डिक्शनरी वाली उसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करना है, बट इंट्रोड्यूस कर देना टॉपिक को, एग्जामिनर को पता हो कि हाँ ये इस तरह से जा रहा है ये ऐसे। पहली। सेकेंड थिंग दैट यू शुड डू इन योर इंट्रोडक्शन इज you should set the tone of what to expect next in the subsequent paragraph. बहुत बार ऐसा हो जाता है कि इंट्रोडक्शन किसी और ही प्लेन पे है और अगला पैराग्राफ एकदम से किसी और ही प्लेन पे आ जाता है। उसका कोई रिलेशन होना चाहिए विद द बॉडी। इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन शुड बी ऑर्गेनिकली लिंक्ड। ये नहीं है कि ये मेरा इंट्रोडक्शन, मैंने हेडिंग भी लिखते हैं बहुत बच्चे ऐसे ही लिखने लग जाते हैं, इंट्रोडक्शन ऐसे करके, फिर ये लिखा, फिर बॉडी, फिर ये लिखा, फिर कंक्लूजन, फिर ये लिखा। इतनी स्पून फीडिंग नहीं चाहिए आपके एग्जामिनर को। वो अपने आप पता लगा लेगा कि क्या इंट्रोडक्शन है, क्या बॉडी है, क्या कंक्लूजन है, प्रोवाइडेड आपने वैसा लिखा हुआ है। ये 3 चीज़ें ऑर्गेनिकली लिंक्ड होनी चाहिए, क्लियर। एंड योर इंट्रोडक्शन शुड क्रिएट क्यूरियोसिटी एंड नॉट मिस्ट्री। बहुत बार ऐसा भी होता है कि क्यूरियोसिटी क्रिएट करने के लिए टॉपिक में कुछ ऐसा लिख दिया जाता है क्रांतिकारी। अब यही है कि हम ऑफलाइन क्लास में नहीं पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, नहीं तो हम आपको कुछ एग्जांपल्स भी दे पाते। ऑनलाइन में क्या है कि थोड़ा सा संभल के बोलना पड़ता है। तो बहुत बच्चे ऐसे हैं जो क्यूरियोसिटी की जगह पे एक मिस्ट्री सी क्रिएट कर देते हैं इससे में। वो नहीं करनी है, वो नहीं करनी है, क्लियर। अब कुछ टेक्निक्स मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो क्यों मैं बोल रहा हूँ कुछ ना कॉमन वो हैं, अंडरस्टैंडिंग्स हैं जो कि सही भी हैं। अरे अच्छा ऐसे लिखना है, कोट्स डालने होते हैं, डेटा डालना होता है, बट हर चीज़ को अपने ऐसे में इनकलकेट करने का एक राइट तरीका है। कोट्स हों पर कौन से कोट्स हों पर किस कॉन्टेक्स्ट में, मैं आपको उसका एग्जांपल बता रहा हूँ। सबसे पहले तो यू शुड अवॉइड क्लीशेज। ये नहीं कि टॉलरेंस पे ऐसे आया है, पीस पे ऐसे आया है, नॉन वायलेंस पे ऐसे आया है, और मतलब अगर 1000 बच्चों ने ऐसे लिखा है तो आपको भी पता है कि 800 बच्चों का ऐसे में स्टार्ट यहीं से हो रहा होगा, एन आई फॉर एन आई मेक्स द होल वर्ल्ड ब्लाइंड, महात्मा गांधी जी ऐसा बोलते थे। अब ये बहुत क्लीशेड सा वो हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया। तो आपको लिखना अच्छा इंट्रोडक्शन ही है। आपको कोई कोट भी लिखने हैं, बट आपको खुद को पता होगा कि यार ये बहुत ज़्यादा ओवर यूज्ड हो गया इस टॉपिक पे, सब बच्चों ने ये लिखा होगा। इसका मतलब ये भी नहीं है दैट यू क्रिएट योर ओन कोट। वहीं पे लिखो कि यार हिटलर ने भी बोला था डीप डाउन इनसाइड आई आल्सो बिलीव इन नॉन वायलेंस। तो ऐसा कुछ नहीं करना है, बट यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। सेकेंड, कोटेशंस में ही मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि कोटेशंस है क्या, विजडम इन अ फ्यू वर्ड्स। सो
वैसे तो जो बच्चा डेली न्यूज़पेपर पढ़ता है 1 साल, यूपीएससी की प्रिपरेशन 1 साल लगती है। आप जो पंजाब पीसीएस का भी मेंस लिख रहे हैं उनके साथ में तो मतलब पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने बॉम्ब भी गिरा दिया कि लो भाई 1 महीना तुम्हारे पास तैयारी कर लो, तो वो एक चीज़ है। बट अदरवाइज एक टिपिकल सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में आपके पास 9-10 महीने आप मान के चलते हो कि मैं तैयारी करूँगा 1 साल। उस 1 साल में आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, उस 1 साल में आप बहुत सारी बुक्स पढ़ते हो, तो ऑटोमेटिकली आपके पास में काफ़ी सारे फेमस कोटेशंस और टॉपिक्स के ऊपर फेमस कोई भी सेइंग्स हैं जो आपके पास इकट्ठी हो जाती हैं। स्टिल आई वुड सजेस्ट कि कुछ देर आर सर्टेन इश्यूज, फॉर एग्जाम्पल पीस, डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, सेकुलरिज्म, यूथ, ऑनेस्टी, फेमिनिज्म, फूड, हंगर, रिलीजन, जस्टिस, बहुत बड़ा एक टॉपिक है, वर्च्यू, ठीक, इस तरह की चीज़ें। इन सब चीज़ों के ऊपर आपने अपने पास यू शुड कीप अ रेपोजिटरी ऑफ कोट्स। आपके पास पीस को लेके, डेमोक्रेसी को लेके, इक्वालिटी को लेके, ठीक, इट इज़ से एरिस्टोटल सेज दैट इट इज़ अ सिन टू ट्रीट इक्वल्स अनइक्वली एंड अनइक्वल्स इक्वली, और इस तरह से ऑल द वे टू से मॉडर्न डे में जॉन रॉल्स की कोई स्टेटमेंट है, अगर वीकर लिंक से रिलेटेड कोई आइडिया है, वो सब आपको व्हील ऑफ इग्नोरेंस दिस दैट अपने पास आपने रखनी है। हम तो आपको करवाते ही हैं, जब आपको पूरा साल पढ़ाते हैं तो पॉलिटी वाले सर जो होंगे वो दुनिया भर के पॉलिटी के आइडियाज़ देंगे आपको, जॉन लॉक ने क्या बोला था, हॉब्स ने, रूसो ने, इसने उसने, है ना। तो जैसे आज लाइक आई सेड, आज वुमेंस डे है, तो वुमेन ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, यू हैव नथिंग टू लूज बट योर चेंज। कार्ल मार्क्स ने बोला था ना, वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट। तो पॉइंट मेरा क्या है, आपको पहले ही बहुत सारी चीज़ें ये अपने पास तैयार रखनी है, क्योंकि आपको पता है इन इश्यूज़ के ऊपर ऐसे आएगा। जैसे आजकल फार्म बिल के ऊपर इतनी इश्यूज चल रही हैं, तो एक कोट है दैट द फार्मर इज ऑलवेज गोइंग टू बी रिचर नेक्स्ट ईयर। हर बार फार्मर को यही दिलासा दिया जाता है कि अगले साल से तुम बहुत पैसे कमाओगे। क्लियर। तो इस तरह से आपको याद रखनी है। रिलीजन पे जैसे माइनॉरिटीज आर द कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और सेकुलरिज्म, माइनॉरिटीज आर द कस्टोडियन ऑफ सेकुलरिज्म। आई थिंक DE जीन की या ऐसे कोई स्टेटमेंट है। एनीवेज, आइडिया आपको समझ आ गया कि कुछ बेसिक टॉपिक्स के ऊपर आपको कोट्स याद करने हैं। ये नहीं है कि आपने कोटेशन की एक किताब खरीद ली और उसको आप कवर से कवर पढ़ रहे हो। आई लुक एट सो मेनी स्टूडेंट्स जिन्होंने 2 साल बाद पेपर देना है, 3 साल बाद पेपर देना है, दे स्टार्ट डूइंग दैट। आई डोंट थिंक कि उनको याद रहेगी या उनके इस तरह से काम भी आएगी। दैट इज़ अ वेरी मैकेनिकल वे ऑफ डेवलपिंग योर स्किल्स, कि आपने कोटेशन की बुक उठा के आप बस लगे हुए हो, कॉन्टेक्स्ट में आप उसको पढ़िए। नेक्स्ट, शॉर्टर कोट्स आर ईजियर टू मेमोराइज। वो 5-5 लाइन्स के कोट्स आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो पहला तो ये है कि कुछ टॉपिक्स पे अपने कोटेशंस याद बना के रखिए। दूसरा है बच्चे, कुछ लोग हैं जैसे कि स्टीव जॉब्स, महात्मा गांधी, अब्राहम लिंकन, फ्रेडरिक नीत्शे, ठीक, इनके भी बहुत सारे कोट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि द प्रॉब्लम इज नॉट दैट यू लाइड टू मी, द प्रॉब्लम इज दैट आई वोंट बी एबल टू ट्रस्ट यू एनी मोर, ऐसे वाले फ्रेडरिक नीत्शे इनके। या फिर कोई करंट स्लोगन्स चल रहे होते हैं जैसे कि मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस तरह के कोट्स, भारत एंड इंडिया, इस तरह के जो भी स्लोगन्स चल रहे हैं उनको भी आपने अपने पास रखना है, ताकि, और इसको इस तरह से ही पढ़ना है कि यार किसी दिन ये मैं ऐसे में यूज़ करूँगा, मेंस में यूज़ करूँगा। अब एक चीज़ जो मैंने मतलब 2-3 स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंस से सीखा, रिलीजियस टेक्स्ट के कोट्स हम यूज़ कर सकते हैं क्या? मान लो भागवत गीता के कोई कोट बहुत बड़ा, कर्म करो फल की इच्छा मत करो, कुरान का कोई कोट, श्री गुरु ग्रंथ साहिब का कोई कोट, और एनीवेज ऐसे वाला है। नाउ इसमें आपको यूज़ करना आना चाहिए। These quotes definitely lend weight to your writing and create good impression, but be careful. You will have to use them very appropriately without giving your essay a religious communal flavor. ऐसा नहीं लगना चाहिए कि थोड़ा communal flavor नहीं आना चाहिए, कई बार ऐसे बच्चे यूज़ कर लेते हैं। Next, अब जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि Has RTI Act outlived its utility?
अब इसमें अगर आप कुछ ऐसा कोड लिख देते हैं, नॉलेज इज पावर, इंफॉर्मेशन इज पावर, और द सीक्रेटिंग और होर्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन मे बी एन एक्ट ऑफ टायरनी कैमोफ्लेज्ड एज ह्यूमिलिटी। यू अंडरस्टैंड? आप इस तरह से यूज कर सकते हैं, कोड्स आपने यूज करने हैं। दूसरी चीज, पहला आपको इंट्रोडक्शन में समझ आ गया कि आपको क्या करना है, आप कोड्स यूज कर सकते हैं बट अवॉइड क्लीशेड्स। सेकंड, स्पेशली जब कोई ऐसे ज्योग्राफी से रिलेटेड हो, इकोनॉमी से रिलेटेड हो, मार्केट से रिलेटेड हो, यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, इंश्योर दैट यू प्रोवाइड सम फैक्ट्स एंड फिगर्स, यूज लेटेस्ट डेटा, रेलेवेंट डेटा। फॉर एग्जांपल, साउथ चाइना सी के ऊपर आपको भी ऐसे आया हुआ है। नाउ इसमें आपके पास अगर कोई डेटा है कि पिछले 1 साल में चाइना ने दिस मैनी नंबर ऑफ टाइम्स यहाँ पे एक्ट ऑफ एग्रेशन किया है, वो कोई रिपोर्ट है कोई अच्छी सी, आप उसको मेंशन करेंगे, डेफिनेटली आपको मार्क्स मिलेंगे। सिमिलरली इकोनॉमिक रिकवरी पोस्ट कोविड के ऊपर आपको कोई ऐसे आया हुआ है, तो आपके पास कोई फैक्ट्स है, कोई डेटा है कि न्यूजीलैंड ने इतना पैसा इस सेक्टर में लगाया है और बाकी डेवलपिंग कंट्रीज से ब्राज़ील ने इतना लगाया है, दिस इज़ देयर रोड मैप टू गेट आउट ऑफ दिस रिसेशन पोस्ट कोविड, दिस इज़ इंडियाज़ रोड मैप। तो डेफिनेटली इट विल हेल्प। आपको क्या करना है, इसमें डेटा जो है वो रेलेवेंट होना चाहिए, डेटा जो है वो लेटेस्ट होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि से मान लो डेमोग्राफी पे आप कोई ऐसे लिख रहे हो और आपकी जो नॉलेज है वो 2011 के सेंसस पे या 2001 के सेंसस पे ख़त्म हो जाती है। यू मस्ट यूज़ लेटेस्ट डेटा। यू अंडरस्टैंड? और इसी में आपने एक चीज़ और देखनी है कि हर एक टॉपिक के कुछ डोमेन एक्सपर्ट्स होते हैं, उनके कोड्स, उनके व्यूज़ वो आपको लिखने हैं। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, यूपीएससी में आपको ऐसे आया था, इफ़ डेवलपमेंट इज़ नॉट एंजेंडर्ड इट इज़ एंडेंजर्ड। डेवलपमेंट में अगर लेडीज़, वुमेन, हाफ ऑफ द पॉपुलेशन हैविंग लेस देन 1% ऑफ द प्रॉपर्टी कंट्रोल, अगर वो वाली अगर हमारी डेवलपमेंट एंजेंडर्ड नहीं है तो फिर वो एंडेंजर्ड है। तो इसमें मैं क्या कुछ कर सकता हूँ, कोई ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट आई होगी लेटेस्ट, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने वुमेन का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट के ऊपर कुछ बोला होगा। सिमिलरली ऑक्सफैम जैसी ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो लेटेस्ट रिपोर्ट्स देती हैं। यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट निकालते हैं, जो जेंडर वो वाली इनइक्वालिटी रिपोर्ट निकलती है, जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जेंडर वाली, वो सब में हम उन सबको अगर फैक्ट्स और फिगर्स के साथ पेश करेंगे तो आपका इंट्रोडक्शन अच्छा होगा। तो पहला क्या है, यू कैन स्टार्ट विद अ कोट but it has to be relevant and shouldn't be a very cliched. Second, in your introduction you can inculcate some facts and figures or some even domain experts के views से शुरू कर सकते हैं। तीसरा आप चीज़ जो कर सकते हैं, you can start with a story or anecdote। इसका एग्जाम्पल यूपीएससी में एक बार ऐसे आया था, words are sharper than the two-edged sword। दो धारी तलवार से ज़्यादा तीखे होते हैं शब्द। आपको एनेक्डोट से स्टार्ट करना, आप कर सकते हैं। हम सबको पता है वो फेमस स्टोरी कि हस्तिनापुर में पांडवास दे हैड कंस्ट्रक्टेड दिस ब्यूटीफुल पैलेस एंड देन व्हेन दुर्योधन विजिटेड दैट पैलेस एंड देन उसको कुछ मिराज लगा एंड ही फेल डाउन एंड द्रौपदी मॉक्ड हिम बाय सेइंग ब्लाइंड सन ऑफ अ ब्लाइंड फादर एंड दैट like stayed with Duryodhan for far too long, eventually one thing leading to another resulting in Mahabharat at Kurukshetra। मतलब शब्द इतने कठोर हो सकते हैं। और सिमिलरली ऐसा भी बोलते हैं कि डोनाल्ड ट्रम्प was mocked a lot in one of the events and that's where he decided that I'm going to contest the election for the president, and look, he eventually did, and then world had to bear Donald Trump for 5 years। okay, तो the point is this कि words are sharper than the two-edged sword। इस तरह से आप कोई एनेक्डोट से शुरू कर सकते हैं महाभारत की कहानी। ऐसे एक और चीज़ जो आप कर सकते हैं वो है क्वेश्चन से आप इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। कोटेशन, फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड डेटा, सम एनेक्डोट, स्टोरी या फिर क्वेश्चन। उसका मतलब क्या है, एक सवाल आया था, एक ऐसे का टॉपिक था अगेन यूपीएससी में, अ पर्सन दैट वैल्यूज इट्स प्रिविलेजेस अबव इट्स प्रिंसिपल्स लूजेस बोथ।
नाउ अगर आप कुछ इस तरह के सवाल पूछो अपने आप से कि हाउ डू यू फील व्हेन अ सन ऑफ सम फेमस क्रिकेटर गेट्स सेलेक्टेड इन द टीम विदाउट प्लेइंग अ सिंगल डोमेस्टिक क्रिकेट मैच, or how do you feel when you're going for a very urgent work and you find that the traffic is halted because some VIP is passing on the road, or how can a nation continue to grow when half of the population is not getting equal opportunity to contribute for the development of the nation, and so on. आप इस तरह से लिख सकते हैं कि how do you feel when you visit one of your cousins and he is already selected in the services and is acting all pricey. ठीक, माई पॉइंट इज दिस कि आप सवाल जवाब के थ्रू भी एक अच्छा इंट्रोडक्शन बना सकते हैं। क्लियर? एक और चीज़ आपको देख रहे हो, आपको इंट्रोडक्शन होता क्या है ना, बच्चे एकदम से इंट्रोडक्शन ही अच्छा लिख पाते, तो कोटेशंस आपके इंट्रोडक्शन में हो सकती हैं, बट क्या कर रहे हैं हम, क्लीशेड नहीं लिख रहे। आपको मैंने बोला है कि आपका इंट्रोडक्शन मस्ट एंगेज द एग्जामिनर, वो पूरा पढ़े आपका ऐसे, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सबसे पहला आप उसको एंगेजिंग बना रहे हो, इंट्रोड्यूस कर रहे हो टॉपिक को, कैसे, कोई अच्छा कोट यूज़ करके, दूसरा कोई अच्छा डेटा वो सब प्रोवाइड करके, या कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करके, या फिर कोई स्टोरी, या फिर क्वेश्चन से स्टार्ट करके, या फिर आप रियल लाइफ से कॉन्टेक्चुअलाइज करके भी इंट्रोडक्शन लिख सकते हो। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? से अगर आपको मान लो ऐसे आया हुआ है कि ऐसे अबाउट जेंडर इक्वालिटी, एंड लेट्स से देयर इज सम रीसेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट अबाउट से ट्रिपल तलाक और साबरीमाला केस और एंट्री ऑफ वुमेन इन हाजी अली दरगाह एंड सो ऑन, कामाख्या टेम्पल एंड सो ऑन, इस तरह से आपको कुछ भी आया हुआ है, तो इफ़ यू राइट अबाउट रीसेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, नाउ यू आर कॉन्टेक्चुअलाइजिंग। ऐसे आया हुआ है आपके ऊपर प्राइवेसी को लेके, नाउ यू राइट अबाउट आधार जजमेंट, पुट्टास्वामी जजमेंट, दिस दैट, है ना, चंद्रचूड़ सिंह, नॉट चंद्रचूड़ सिंह, जस्टिस JY चंद्रचूड़ के व्यू पॉइंट अगर आपने लिख दिए, ठीक, आई जस्ट वॉच्ड आर्या रिसेंटली, हेंस चंद्रचूड़ सिंह, आई बेग योर पार्डन, ठीक, तो यू राइट अबाउट आधार जजमेंट और कुछ भी ऐसा, तो वो एक अच्छा कॉन्टेक्चुअलाइज कर लिया। सिमिलरली से आपको बॉर्डर सिक्योरिटी के ऊपर ऐसे आया है, and you want to write a good introduction, you can write about Pulwama, you can write about Balakot, you can write about Galwan Valley and then so on। तो इस तरह से आप बहुत सारे तरीके हैं इंट्रोडक्शंस लिखने के। आपको जब ये सोचा हुआ होता है, जब ये दिमाग में होता है, आपने नोटिस किया हम आपको इस पूरे मॉड्यूल में ऐसे वाले में ऐसी कौन सी ऐसी चीज़ बोल रहे हैं जो आपको ऑलरेडी नहीं पता थी। मोस्ट ऑफ द थिंग्स यू ऑलरेडी नो, दैट्स वाई यू आर प्रिपेयरिंग फॉर IAS। बट होता क्या है कि वंस वी स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, वी आर सो ओवरवेल्म्ड with the coverage part, history, geography, economy, polity, environment, that we hardly pay any attention to our writing skills. Eventually we end up getting 80 marks in essay, और फिर आपको पता लगता है कि मुझे आता तो सब कुछ है पर मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे। तो राइटिंग स्किल्स को भी आपको पैरेलली शार्पन करना है, यही चीज़ों को आपने ध्यान में रखना है। तो अब आपको पता होगा कि मैं इंट्रोडक्शन ये वाले टॉपिक का किस तरह से स्टार्ट करूँ। बट वर्स्ट केस सिनेरियो, मान लीजिए ऐसा हो गया कि ना तो आपको पता लग रहा कि कौन सा कोड डालूं मैं इस टॉपिक पे, ना कॉन्टेक्चुअलाइज हो रहा है टॉपिक, ना कोई फैक्ट्स हैं, ना फिगर्स हैं, ना कोई शॉर्ट स्टोरी दिमाग में आ रही है, कोई एनेक्डोट नहीं है, कुछ नहीं है। अब मैं क्या करूं? राइटर्स ब्लॉक हो गया आपको। बट टॉपिक यही कर रहे हो, आपको बॉडी भी बहुत अच्छे से लिखनी आ रही है। You have sufficient points when you were doing brainstorming, you could think of 20 points and conclusion भी आपको आता है। Now what? आपको इतना तो पता है कि मैं तकरीबन इतनी लाइंस का इंट्रोडक्शन लिखूंगा, छोड़ दो, postpone it for later। You start writing 10-15 मिनट से ज़्यादा हो गए से, मतलब 10% ऑफ एलोकेशन। अगर आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, अगर उसमें 100 मिनट थे आपके पास में लिखने के लिए और 10 से 12 मिनट हो चुके हैं, अब आप लिखना शुरू कर दो, क्योंकि ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए 10% टाइम सफिशिएंट था। इंट्रोडक्शन नहीं दिमाग में आया है, आप सारा इससे लिख के आपको ऑटोमेटिकली ऊपर से आमद होगी और एक अच्छा इंट्रोडक्शन आ जाएगा, बाद में कर लेंगे, ठीक। सो दैट वाज ऑल आई हैड टू ऑफर एज फार एज इंट्रोडक्शन इज कंसर्न्ड। नाउ आई विल टेल यू हाउ टू, मतलब आई विल गिव यू सम टिप्स अबाउट द बॉडी ऑफ द एसे। कोई भी जो एक ऐसे में बॉडी हम अच्छी कैसे लिखे। हाउएवर बॉडी के लिए हमारा कल का भी जो लेक्चर है उसमें हम 3 चीज़ों पे ही बात करेंगे, बॉडी,
कंक्लूजन, एक इसके ऊपर बात करेंगे, एक फ्लो ऑफ एन एसे, और तीसरा हाउ टू राइट अ फिलोसॉफिकल एसे। इन 3 चीज़ों पे हम बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद बॉडी। ये थोड़ा सा हम आज भी देख लेते हैं। अब कुछ ना कॉमन टाइप्स हैं एसेस की। आप जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स उठाओगे उनमें आप तकरीबन सभी एसेस को यू कैन प्लेस देम अमंग दीज कैटेगरीज। वन इज फिलोसॉफिकल एसे, हमने इतने सारे किए, रियलिटी फाइंड्स विजडम, दिस दैट, ये अभी हमने किया था, कस्टमरी मोरालिटी कैन नॉट बी गाइड टू अ मॉडर्न लाइफ। दूसरे एक इस टाइप के ऐसे हैं जो बहुत कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट वाले प्लेन पे है। क्लियर? कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट में यही अभी जैसे आपने देखा कि से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वे टू प्रॉस्परस फ्यूचर, और इज इट अ फ्यूचर ऑफ जॉबलेस ग्रोथ, कुछ भी ऐसा आ सकता है। तीसरे आपको ऐसे मिलेंगे जिनका बहुत टेम्पोरल फोकस होगा, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। सोसाइटीज हु डू नॉट लर्न फ्रॉम देयर हिस्ट्री आर कंडेम्ड बाय इट। इस तरह के आपको बहुत सारे टॉपिक्स आ सकते हैं। किसी भी चीज़ के एवोल्यूशन के ऊपर आपको अगर कोई ऐसे आ रहा है, से कास्टिज्म इन इंडिया, हाउ इट हैज़ ऑलवेज बीन like one of the like strongest impediments of just person to person integration in India, ऐसा कुछ भी अगर आपको आ रहा है तो वो आपको थोड़ा टेम्पोरल फोकस रहेगा, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। देन कुछ ऐसे होंगे जिनको आप बहुत सोशल सेगमेंटेशन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं कि इंडिविजुअल पे उसका क्या इम्पैक्ट है, फैमिली, सोसाइटी, कंट्री, वर्ल्ड। एंड देन देयर आर सर्टेन एसेस जिनका सेक्टोरल ब्रेकअप हो सकता है, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, लीगल, हिस्टोरिकल, एनवायरमेंटल एंड सो ऑन। तो मैं आपको सबके थोड़े एग्जाम्पल बताता हूँ सो दैट आपको पता लगे कि इस तरह से हम बॉडीज़ को बना सकते हैं इसकी। फिलोसफिकल को अभी के लिए आप छोड़ दो, बिकॉज कल की क्लास में मैं आपको अच्छे से बताऊंगा कि फिलोसफिकल एसे को कैसे आप बेटर अप्रोच कर सकते हो। दूसरा, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट। इस टाइप के जो एसेज होते हैं, साइंस एंड रिलीजन, साइंस एंड मिस्टिसिज्म, आर दे इवन कंपैटिबल? जो से मैंने कोई दवाई ली और एट द सेम टाइम मेरी मम्मा ने मेरी नज़र उतार दी, किसने मुझे ठीक किया इवेंचुअली? ठीक, एक मूवी थी ना भूल भुलैया, ऐसे साइंस एंड मिस्टिसिज्म, आर दे इवन कंपैटिबल? देन ग्लोबलाइजेशन वर्सेस नेशनलिज्म, अगेन कंपेयर एंड contrast. On one hand, the entire world is becoming one big family, the world is getting flatter and nearer. At the same time, अगर पाकिस्तान के लोग इंडिया में आके जॉब कर सकें, इंडिया के लोग पाकिस्तान में जाके जॉब कर सकें, बांग्लादेश के लोग इंडिया में आ सकें, पाकिस्तान के बांग्लादेश में जा सकें, एक दूसरे के गुड्स भी एक दूसरे कंट्री में जा रहे हैं, सर्विसेज भी जा रही हैं, सब कुछ हो रहा है ऐसा, दैट इज़ ग्लोबलाइजेशन एंड दैट इज़ द केस विद द एंटायर वर्ल्ड। तो फिर बनाए ही क्यों थे देश? ठीक। ऑन द अदर हैंड दूसरा आइडिया है नेशनलिज्म का, तो आर दे एसेंशियली इररिकंसाइलेबल और आर दे रिकंसाइलेबल, कैन दे गो हैंड इन हैंड? इस तरह के कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट वाले टॉपिक्स होते हैं। क्राइसिस फेस्ड इन इंडिया, आर दे मॉरल और इकोनॉमिक? हिंदुस्तान में प्रॉब्लम क्या है, मॉरल, इकोनॉमिक, थोड़ा कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट करना है। फिर टेम्पोरल फोकस वाले, जैसे कि टेम्पोरल में एक एवोल्यूशन, जैसे कि इनोवेशन इज द की डिटर्मिनेंट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल वेलफेयर। अब आपको देखना है कि वो कंट्रीज या वो सोसाइटीज़ जहाँ पे इनोवेशन का कल्चर रहा, और ये भी आपने दिखा देना उस समय कि ऐसा नहीं है कि किसी सोसाइटी का पेटेंट है, किससे, मान लो ब्रिटिश सोसाइटी है, आज से 1000 साल पहले भी इनोवेशन सेंट्रिक थी, 500 साल पहले भी थी, आज भी है और 500 साल बाद भी रहेगी। या कोई इंडियन सोसाइटी है, आज से 1000 साल पहले भी साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं था, 500 साल पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है और 500 साल बाद भी नहीं रहेगा। आपको दिखाना है कि इनोवेशन का कल्चर इज़ नॉट जस्ट सोसाइटी सेंट्रिक, बट एट द सेम टाइम इट इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम एज वेल। डिफरेंट सोसाइटीज़ डिफरेंट टाइम्स में उन्होंने इनोवेशन को एम्ब्रेस किया है, और फिर हर सोसाइटी के डार्क एजेस आए हैं। तो इस तरह के जो टॉपिक्स हैं यहाँ पे आप थोड़ा टेम्पोरल फोकस दोगे।
कस्टमरी मोरालिटी कैन नॉट बी अ गाइड टू मॉडर्न लाइफ। फिर उसके बाद वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इश्यूज लाइक दूसरे सेक्टोरल ब्रेकअप वाले आप लगा लो या सोशल सेगमेंटेशन वाले लगा लो, वो है जैसे आपको ऐसे आया था द चैलेंजेस टू रिड्यूस करप्शन इन इंडिया। अब इसके ऊपर अगर मेरे को लिखना है तो इंडिविजुअल लेवल पे, फैमिली लेवल पे, सोसाइटल लेवल पे, कंट्री लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे आप कैसे इसको लिख सकते हैं, ठीक। सिमिलरली सेक्टोरल ब्रेकअप, सोशली क्या प्रॉब्लम है, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, लीगली, हिस्टोरिकली एंड सो ऑन। फिर इसके बाद एक और टाइप की बॉडी बनती है एस्से की, वो है थोड़े डिबेटेबल टॉपिक्स, रिजर्वेशन, डीमोनेटाइजेशन, इलेक्टोरल बॉन्ड्स, GST, CAA, NRC, अबॉलिशन ऑफ आर्टिकल 370। इन टॉपिक्स को, ये वाले टॉपिक्स को एंड फिलोसॉफिकल टॉपिक्स को, इनको कैसे अप्रोच करना है ये हम आपको बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास इज गोइंग टू बी द लास्ट क्लास फॉर दिस एस्से मॉड्यूल। उसके बाद हम बनाना शुरू करेंगे टॉपिक्स के माइंड मैप्स, ठीक है। तो टेक केयर, ऑल द बेस्ट।